अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहेंगे वेलकम। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मुझे कहते हैं हसन लियाकत और मैं हूं गजल अशरफ। आप सबको खुश आमदीद। मेरी तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, इस दुआ के साथ, उम्मीद के साथ कि आप आज के दिन में अपने तमाम काम मुकम्मल भी कर लें। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपको एक ज़बरदस्त सी खबर ये भी देनी है कि भारत का पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राबता कर लिया गया है। और सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि भारत ने दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है और कहा है कि जो कुछ भी सूरत हाल है उस हवाले से आप देख लें। और क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो भारत ने ये ऐलान कर दिया था कि हम सिंध तास मुआहदे के ऊपर अब जो अमल दरामद है उसको मुअत्तल करते हैं, लेकिन अब भारत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से इस चीज़ के हवाले से रब्ता किया। बिल्कुल ऐसी है। और सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद को आगाह किया और उसके बाद भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो ये राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। और मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने अगर बात की जाए तो भारत की मालूमात की रोशनी में अलर्ट भी जारी किया है। सो एक जो कशीदगी थी पाकिस्तान और भारत के माबेन वो इस राब्ते से काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली है तो ऐसा ही, लेकिन क्या पता अब इसके पीछे भी क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है जी। ये राबता कल किया गया है और ये कहा गया कि मुमकिन है सैलाब आ सकता है, तो ये राबता आपसे किया जा रहा है। आपने जो कुछ भी करना है, अलर्ट पाकिस्तान ने तो जारी कर दिया गया इस हवाले से, जो कुछ भी इकदाम लेने थे वो ले लिए गए। इसके साथ साथ जी आपको अब कराची की सूरत हाल से हवाले से भी आगाह करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा कि पिछले दिनों में कुछ बारिशें हो रही थी, तबाह हालत थी कराची की भी, चाहे वो पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज़ थे वहाँ पर भी। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ना। उस वक्त तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। ज़रूरत ये है कि आवाज़ उठाओ, पहले ही बताओ कि भाई ये डेंजर है। गुलिस्तान जौहर अंडरपास के साइड वॉल खतरनाक तरीके से जो है ना बैठा हुआ है। ये रोड जो है नई बनी हुई है, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है इस दीवार के ऊपर आया है। और अल्लाह ना करे अगर ये और थोड़ा सा दस्ता है तो पूरा बोझ आएगा इस बाउंड्री वॉल पे। और ये बाउंड्री वॉल कहाँ गिरेगी? इसके अंदर गिरेगी। अंदर गिरेगी तो नीचे ट्रैफिक चल रहा है। अल्लाह ना करे किसी गाड़ी पे गिरे, किसी वो हमारे घर का भी कोई अफराद हो सकते हैं, हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं। जो करते डरते हैं वो इसको फौरी तौर पर इसको रिपेयर करें, इसको सही करें। जी तो ख़वातीन आज़ाद, ये वीडियो दिखाने का मकसद यह था कि एबीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये पता चले कि गुलिस्तान जौहर का जो ब्रिज है उसकी हालत क्या है और ये आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके चाहने वालों के लिए खतरा बन सकता है। और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी हमने ये वीडियो ज़रूर चलाई है कि वो भी इस हवाले से कुछ काम करें और इस ब्रिज की जो मुरम्मत है कम से कम वो कर दें, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मसरूफ़ शाहरा है और लाखों लोग गुजरते हैं। और खुदा न खास्ता अगर नीचे से कुछ लोग गुजर रहे हैं जिनकी तादाद हज़ारों में भी है और ऊपर से ब्रिज को कुछ हो जाता है तो इस का बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि सैलाब के बाद जो हमने कराची की सूरत हाल देखी है, कराची जितना हमें यतीम नज़र आया है उसके हवाले से हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि हर जमात ने वहाँ पर, हर पार्टी ने वहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक हुकूमत भी की है। खैर, अपनी सोशल स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साल मुल्क भर में आने वाले तबाहकुन सैलाब में न सिर्फ दर्जनों कीमती जानें निगली हैं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को भी बेघर कर दिया है। लैंड स्लाइडिंग है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, फिर नदी नालों में तुगयानी है। ये आप सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा इन सब चीज़ों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान कुदरती आफात के मुकाबले में इतना ज़्यादा वीक क्यों है। और माहिरीन से हमारी भी बात हुई और जब रिसर्च हुई तो माहिरीन माहौलियात का कहना है कि इस तबाही की एक बड़ी वजह शदीद जंगलात की कटाई है और बेतहाशा दरख्तों की बर्बादी है। क्योंकि हालिया दिनों में एक गूगल अर्थ सैटेलाइट तस्वीर ने इस बहस को भी मजीद उजागर कर दिया है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल की एक तरफ भारत के ज़ेरे इंतजाम जंगलात सरसब्ज और महफूज नजर आते हैं, जबकि साइड पर दूसरी लाइन है, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम नीलम वैली के जंगलात बिल्कुल तबाह हाल और उजड़े हुए दिखाई देते हैं, जहाँ टिम्बर माफिया की आप ये कहें कि इजारादारी है और फिर हुकूमती गफलत ने कुदरती वसाइल को नोच कर खाया है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक आईना भी है जो हमें ये दिखा रहा है कि हमारी रियासती कमजोरियां किस तरह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रही है। बिल्कुल ऐसी है। और गजल, इस स्टोरी के बाद मेरा ख्याल है कि ये स्टोरी सिर्फ हम शेयर नहीं कर रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान में शेयर हो रही हैं और हमें इसका कोई सदबाब ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को वैसे ही पूरी दुनिया बड़ी गहरी नज़र से देख रही है और पाकिस्तान को इसके नुकसानात अभी आपने देख लिया, लेकिन ये इस सीज़न में शायद कम नुकसानात हैं, आने वाले सीजन में ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना दी। ख़वातीन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तानियों की चाय से मोहब्बत।
पाकिस्तानियों की चाय से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। और इसका अंदाजा आप जुलाई के आदाद और शुमार से लगा सकते हैं। सिर्फ एक महीने में जुलाई में पाकिस्तानियों ने 4 करोड़ 97 लाख डॉलर की यानी 14 अरब रुपए की चाय पी ली। अगर हम जरा पीछे जाएं, जून की तरफ देखें तो वहां भी सूरत हाल दिलचस्प है। जून में पाकिस्तानियों ने 14 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत की चाय पी और इस दौरान 21,971 मैट्रिक टन चाय दरामद की गई। अगर एक कदम पीछे हटके पूरे माली साल को देखें तो कहानी मजीद चौंका देने कितना वाली है। पीछे जाना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता माली साल 2023-24 की बात कीजिए तो पाकिस्तानियों ने 2,40,514 मैट्रिक टन चाय इस्तेमाल की, जिस पर 62 करोड़ 90 लाख डॉलर यानी कि 180 अरब रुपए से जायद खर्च हुए। ये आदाद शुमार इस बात का सबूत है कि चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का वक्फा, ये शाम की गपशप हो, पाकिस्तानियों के लिए चाय जिंदगी का लाजमी जुज़्व है। और अगर चाय जब तक ना सर्व की जाए तो मेहमान तब तक उठता नहीं है। Exactly, और वो आपसे कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे आप चिकन दे दें, मुझे आप कबाब दे दें, मुझे आप कुछ और दे दें। कहते हैं जल्दी से चाय ले आएं, हम चाय पी के चाय पी के उठ जाएंगे। क्योंकि आप देखें ये हमारी एक कल्चर रूटीन भी है। और चाहे जिस तरह से हसनैन आपने ये बात की है कि चाहे वो मॉर्निंग का, अब देखिए जैसे हम अभी मॉर्निंग में है तो हमारे हाथों में भी यही कप हैं, क्योंकि जाहिर है। और मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक कोई भी कहका हो, दिन को कहीं बैठना हो, किसी मेहमान ने आना, तो हम ये कहते हैं बस ठीक है चाय तो पी के जाएं। क्योंकि चाय जो होती है ना वो ब्रिंग पीपल्स टुगेदर। तो हमारा यहाँ पर भी चाय रखने का मकसद यही है कि हम भी इकट्ठे हों, आपको भी, हाँ हम आपको भी इकट्ठा करें। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बैरून मुल्क का सफ़र कराते हैं आपको। जब आप लोग जाते हैं या फिर आप लोग ज़ाहिर डेली बेसिस पे, कुछ मंथ के बेसिस पे जाते हैं, कुछ सालों की बेसिस पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर आपने देखा है पासपोर्ट हो, शख्सियत की तस्दीक हो या फिर बहुत सारे मराहिल तय करने पड़ते हैं आपको, और उसमें काफ़ी सारा आपको वक्त भी लगता है। तो अगर आप ये अब तसव्वुर कर लें कि आपको अपनी परवास पर सिर्फ पासपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात या फिर टिकट दिखाए बगैर सवार होने का मौका मिले तो कितना ज़्यादा आपका वक्त बच जाएगा। लेकिन ये यकीन करना भी मुश्किल है, ज़ाहिर है, क्योंकि इस तरह से होगा या फिर नहीं होगा ये एक सवाल है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से मुमकिन होने वाला है जो कि इस तमाम तर रश को कम कर देगा। दुबई एयरपोर्ट को दुनिया का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा भी करार दिया जाता है, आप सब जानते हैं। और अब वहाँ दुनिया के पहले AI पैसेंजर कॉरिडोर को मुतारिफ कराया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को रिवायती पासपोर्ट कंट्रोल में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए ही दुबई एयरपोर्ट पर आने वाले या फिर जाने वाले अफराद को AI सिस्टम्स की बदौलत बर्क रफ्तारी से अपनी शनाख्ती अमल मुकम्मल कराने होंगी, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और दुबई हुकाम ने इस सिस्टम को स्मार्ट ट्रैवल के लिए बहुत अहम जिद्दत भी करार दे दिया। और इस AI सिस्टम से लेस राहदारी कॉरिडोर कारपेट उसको करार दे दिया गया है, जिससे मुसाफिर दस्तावेज़ात दिखाए या इमिग्रेशन डेस्क पर रुके बगैर तैयारे पर सवार या फिर एयरपोर्ट से बाहर जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी एक वक्त में सिर्फ 10 मुसाफिरों के शनाख्ती अमल को मुकम्मल कर सकेगी और हुकाम के मुताबिक इससे ना सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि उनके सफ़र का जो अंदाज है ना, ज़ाहिर है वही डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको शायद टिकट की ज़रूरत ना हो, सब कुछ आपके चेहरे के साथ मुंसलिक हो जाए या कुछ और आपके चेहरे के फंक्शन हो या फिर आपकी बॉडी के जिसके साथ ये मुंसलिक हो जाए कि आप उस कॉरिडोर से निकल रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और दुबई में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स थी वहाँ पे, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते थे या एयरपोर्ट से एग्जिट होते थे, जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब AI की मदद से वो जो कुछ करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को इस तरफ जाना होगा, क्योंकि अब लोग आसानी मांग रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते और एक दिलचस्प आपको बात बताते हैं कि एक शोर ऐसे हैं जो कि अपनी बेगम से डिमांड कर रहे हैं कि उनको नूरा फतेही बनना है। अच्छा, ठीक है। और ये एक अनोखी डिमांड है जो भारत में सामने आई। भारत में नूरा फतेही के इश्क में मुब्तला शख्स अपनी बीवी पर इस जैसा दिखने के लिए दबाव डालने लगा है, जिस पर उसकी बीवी शोर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट उसने दर्ज करवा दी है। और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसके शहर गाजियाबाद में एक खातून ने अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, पुलिस से रब्ता किया और इल्ज़ाम लगाया कि मेरा शोहर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो बॉलीवुड की अदाकारा और मशहूर रक्कासा नूरा फतेही जैसी जिस्मानी साख्त रखने के लिए उसको मजबूर कर और हर वक्त उसको हरासा करता रहता है। मुतासरा खातून ने कहा कि इसका जो शोहर है जो कि
शिवम मुजाल उसका नाम बताया जा रहा है। सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है। वो रोज़ाना 3 घंटे वर्जिश करने का दबाव डालता है। अगर वो किसी दिन ये वर्जिश नहीं कर पाती तो उसे खाना नहीं मिलता। और पुलिस ने इस केस में खातून के शोहर, सास, ससुर और नंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। अच्छा, पहले आपको तो हम ये भी क्लियर कर दें कि नूरा फतेही कौन है। वो मोरक्को से उनका ताल्लुक है, लेकिन कनाडा में उनकी परवरिश हुई और फिर उसके बाद वो बहुत सारी हिट ड्रामे और ड्रामे कह रही हूँ, फिल्म्स कर चुकी हैं, सॉन्ग्स कर चुकी हैं। वो एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, डांसर भी हैं और बॉलीवुड यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करती हैं। और ये शोहर मुसलसल अपनी बीवी को हिरासत वो कर है रहा भी ना फिजिकल एक्टिविटी करवाने वाला टीचर। तो वो अपनी बेगम को भी घर में एक्सरसाइज करवा रहा है कि तुमने नूरा फतेही जैसा बनना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चाहते हैं कि भाई उनकी बीवी इस तरह से हो जाए और वो उनको हिरासा करे, लेकिन बीवी चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जाके उन्होंने रिपोर्ट करा दी। वैसे ये अच्छा तरीका है, हिरासा करो, जाके रिपोर्ट करा दो जी। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं चाइना, जहाँ पर चाइना के सूबे गवांगशी में म्यानहू गांव के करीब वाक़े एक लाइब्रेरी है, एक मुनफरिद लाइब्रेरी है जो कि एक चट्टान के पहलू में एक बड़े गार में कायम की गई है, जिसे दुनिया की सबसे नाकाबिले रसाई लाइब्रेरी होने के हवाले से शोहरत भी हासिल है। और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मई में खुलने के बाद से ही ये लाइब्रेरी चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लाइब्रेरियां आम तौर पर ऑनलाइन ज़्यादा मकबूल नहीं होती, लेकिन ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। ये ना सिर्फ किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए बल्कि शानदार नज़ारों की तलाश में रहने वाले मुसाफिरों के लिए भी एक नाकाबिले यकीन कशिश का आप ये कहें कि मंजर पेश करती है। और ये एक बुलंदो बाला चट्टान के किनारे सरसब्ज़ व शादाब हरियाली से घिरी हुई लाइब्रेरी है और मसनूई जहानत से बनाई गई है। किसी चीज़ की तरह मतलब दिखाई देती है कि शायद ये कोई ऐसी ही चीज़ है, लेकिन असल में ये लाइब्रेरी है। लेकिन ये दर हकीकत एक हकीकी जगह है जहाँ कोई भी जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो वहाँ तक का मुश्किल सफ़र तय कर सके। और लाइब्रेरी का बैरूनी हिस्सा अपनी चट्टान से लटकती लकड़ी की राहदारियों और बालकनियों की वजह से पहली नज़र में ही बेहद मुतासिर कुन है। लोग बहुत फैसिनेट होते हैं उसको देख के, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा वाकई इल्म के मुतलाशियों को आप ये कहें कि हैरान कर देता है। और लाइब्रेरी एक बड़े गार के अंदर वाक़े है जिसकी बेतरतीब दीवारों पर हज़ारों किताबें भी सजी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह के विजुअल्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे किताब पढ़ने तो कम जाएंगे, लेकिन इस जगह से फैसिनेट होने ज़्यादा जाएंगे। एक ओल्ड कल्चर भी आपको नज़र आता है। मुझे तो कैलाश का इलाका याद आ गया, जहाँ पे अगर आप चिलम जोशी फेस्टिवल में जाएं, किसी और फेस्टिवल में जाएं, तो आपको इसी तरह की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और चीन में अगर आप उस तरह के नज़ारे देखना चाहें तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि शहरी है जिसको सीने में चुभन की शिकायत हुई और वो मुआयने के लिए डॉक्टर के पास चला गया और वजह जान के वो भी बहुत हैरान हो गया और आप और मैं भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में तंजानिया की बात की जाए तो उसमें एक शहरी के सीने से एक चाकू निकला है जो 8 साल से फंसा हुआ था। एक 44 साला तंजानी शहरी जिसने हॉस्पिटल का रुख किया इस वक्त कि जब उसके सीने के दाएं जानिब जो है उसे पीप का इखराज भी हो रहा था और इसने सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी, बुखार या खांसी का कोई एहसास नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स ने एक्सरे किया तो सीने के अंदर एक बड़ा चाकू मौजूद पाया जो शायद इसके दाएं कंधे की हड्डी में दाखिल था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे किसी आम आज़ा के इसको नहीं छेड़ा और मरीज़ ने बताया कि तकरीबन 8 साल पहले एक पुरतशिद झगड़े के दौरान इसे चोटें आई थी। इस वक्त ज़ख्मों का सिर्फ इब्तदाई जो क्योर हुआ था, लेकिन चूँकि कोई शदीद तकलीफ़ नहीं हुई थी इसलिए उसने कोई एक्सरे नहीं करवाई। ऑपरेशन के ज़रिए चाकू को एहतियात से निकाला गया और साथ ही जो बाकी उसके आज़ाद थे उनको भी ठीक किया गया और मरीज़ ने 24 घंटे आईसीयू में गुजारने के बाद फिर अमूमी वार्ड में उसको मुंतकिल किया गया, जहाँ पे वो 10 दिन दाखिल रहा और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, वैसे ये हैरानी की बात है कि काफ़ी अरसे से मुर्दा बाफ्तों उसमें उसके चाकू था, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा और डॉक्टर्स ने निकाल भी लिया, लेकिन उसको दर्द वगैरह भी उस तरह से नहीं हुआ इतने सालों से। लेकिन चलें, ये अच्छी बात है कि वो चाकू निकाल लिया गया और अब जो है उनको शिफ्ट किया वार्ड से। तो जी खैर, ये हमारी सोशल स्टोरीज थी, ट्रेंडिंग स्टोरीज थी, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव भी थी। इसके साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ सूरत हाल डेरा इस्माइल खान की, क्योंकि पहले तो हमने बात की थी मुख्तलिफ सिटीज़ के हवाले से, वहाँ पर कितना तूफ़ान आया और कितना नुकसान हुआ। ब्रेक के बाद डेरा इस्माइल खान के हवाले से भी बात करेंगे।
वेलकम बैक खबरती नौजात। अब बात करेंगे हालिया सैलाब की। डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अब तक मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाबाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिश के बायस मकानात की छतें गिर गई। दरख्त उखड़ने से तकरीबन 11,000 केवी का जो मेन टावर है वो गिरने से कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरमरम है। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जी हाँ, तफसीलात जानने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे डेरा इस्माइल खान से ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यासीन साहब, ये बताइएगा, जो फिगर आ रहा है वो 8 से 10 के दरमियान आ रहा है जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, क्या आपके पास फिगर है और क्या अभी सूरत हाल है रियाई खान की? ये मैं आपको जी सामीन को ये अर्ज कर दूं कि ये गुज़श्ता रोज जो आंधी और बारिशी तूफान आया वो हमारे डी खान के लोगों की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। और जो महकमा मौसमियात वालों ने अभी तक हमें बताया है वो बता रहे हैं कि इसकी जो रफ्तार है 100-120 मील फी घंटा की ये रफ्तार से आया है। और इसमें जो है जब लोग पहले से एक इतलात होती पूरे सूबे को, महकमा मौसमियात वालों ने बताया हुआ था, इसलिए इंतजामिया, अस्पताल और दीगर जितने भी इमरजेंसी इदारे हैं इनमें इमरजेंसी नाफिज थी। उस वजह से जो है मैं ये कह सकता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने जो इंतजामात किए थे और सूबाई हुकूमत की तरफ से जो बार बार अहकामात जारी हो रहे थे, सूबाई वज़ीर आला सरदार अमीनुल्लाह खान गंडापुर जो है उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस जो इस वक्त किया हुआ था वो सिर्फ सैलाब का, फ्लड जो हमारे आ रहे हैं, सैलाबी पानी है, इसके अलावा जो है बारिशें हैं, बारिश के बाद आंधी है, इस पर फोकस किया हुआ था। इसीलिए जो ही आंधी और बारिश और ये तूफान आया, मिनटों सेकंडों में हमारे जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें थी, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद, ये पहली दफा मैं आपको अर्ज कर दूं, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल नासिर साहब हैं इधर, जो खुद मौका पर और पहले जो है ना वो उस पर आ गए सड़क पर और अस्पताल पहुंच गए। और उन्हीं के साथ हमारे डीपीओ साहब हैं साहबजादा सिज्जाद अहमद साहब, वो उनके हमरा थे। जब डीपीओ निकल आया, डिप्टी कमिश्नर निकल आया, तो आपको पता है बाकी अमला तो निकलना ही था। बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्टिविटी भी हुई होगी। क्रिश साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह बिजली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है? क्या बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है? मैं आपसे ये अर्ज करूं, बिजली के जो मेन पोल थे ना 11,000 वाट, जो ऊपर जो मेन लाइनें जा रही थी, और वो ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए थे। अगर आपने वो फोटेज देखी हो, मैंने आपको भेजी थी न्यूज में भी। और मेन जो पोल थे वो जड़ से अपनी जो उनकी बुनियाद थी उससे वो उखड़ गए थे, और दरख्त जो थे वो मेन लाइनों के ऊपर आकर गिर गए थे। उसकी वजह से बिजली का निजाम जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। और इसकी बहाली के लिए उसी वक्त से जो काम शुरू हुआ है, कल कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर हम कह सकते हैं कि बिजली बहाल हो चुकी है, जबकि अभी कुछ इलाके रहते हैं और उन पर भी दिन रात काम शुरू है। और अगर आप देख सके ना फुटेज में, तो वो इमरजेंसी थंबे, ट्रांसफार्मर और वो नस्ब किए जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि नस्ब किए जा रहे हैं। माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, और इसके साथ साथ जो सिचुएशन थी वो हमने आपके सामने रखी है। यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पूरे मुल्क की कि इस वक्त अब आगे आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात ने क्या अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है कि आज हज़ारा डिवीज़न और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिससे लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगानी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और कराची की अगर दूसरी जानिब बात करूं तो कराची में भी बादलों के डेरे हैं और शहर में आज हल्की बारिश का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई भी कर दी है। इसी पर अब आगे हम पूरे वीक का ले लेते हैं। इसी पर हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। जवाद, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप क्योंकि मौसम के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, अब हज़ारा डिवीजन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, या फिर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो शुमाली इलाका जात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ बारिशें होंगी। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। क्या समझते हैं आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे इन इलाकों के लिए? जी बिल्कुल, देखें शुमाली इलाका जात के अक्सर इलाकों में ये जो स्पेल शुरू हुआ है पिछले 2 दिन से, 23 तारीख से जो है वो इन इलाकों में स्पेल शुरू हुआ है। एक तरफ से मानसून का लो प्रेशर सिस्टम है जो सेंट्रल इंडिया से मूव करता हुआ आज 25 तारीख को तकरीबन पाकिस्तान के इलाकों तक जो है पहुंच चुका है।
साथ ही साथ मगरबी हवाओं का भी एक ताकतवर सिस्टम है जो स्पेशली हमारे शुमाली इलाका जात में इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली हमने देखा भी पिछले 2 दिन में उन इलाकों के कुछ एरियाज में जो है वो ज़ालाबारी भी हुई है। तो ये इस बात के काफ़ी हैवी इंडिकेशंस हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उन इलाकों में मौजूद है काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आज 25 तारीख से लेके कम से कम 27 तारीख तक तकरीबन शुमाली इलाका जात के इलाकों में जो है वो कहीं वक्फे वक्फे से जो है वो मूसलाधार बारिशें रहेंगी। सही। तो जवाद साहब, अभी अगस्त को ख़त्म होने में तकरीबन 5 दिन बाकी हैं, तो ये इस तरह के स्पेल हम सितंबर में भी देखेंगे? जी बिल्कुल मुमकिन है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इस वक्त ग्लोबल पैरामीटर्स चल रहे हैं 15 अगस्त के बाद से जो मानसून का सर्ज आएगा उसकी उम्मीद यही की जा रही है कि सितंबर के भी शुरुआती 10 से 12 दिनों तक जो है वो रहेगा। और वक्फे वक्फे से ये किसी टाइम जुनूबी पाकिस्तान के इलाकों में, किसी टाइम ये पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जो है ये वक्तन फवक्तन सिस्टम आएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जवाब साहब, जब भी हमने इस मतलब सीजन को स्टार्ट होने से पहले बात की तो ये बताया जा रहा था कि बारिशें काफ़ी कम होंगी। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं? नहीं देखें, इस साल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो मामूल से ज्यादा बारिशें हैं। जीबी के कुछ इलाकों में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिशें मामूल से कम होंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है ये मामूल या मामूल से ज्यादा ही उन इलाकों में नजर आ रही है। और ये सिलसिला अभी मजीद जो है वो कम से कम 20 दिन के आसपास जारी रहेगा। अगर हम 15 सितंबर से भी गेज करते हैं तो आज 25 अगस्त से मजीद समझे 2 से 3 हफ्ते हैं अभी मानसून सीजन में। सही। तो जवाद साहब, हमने देखा अभी लास्ट सिचुएशन कराची की बहुत ज़्यादा तबाहाली हुई वहाँ पर, तो अभी आज फिर जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया कि वहाँ पर बादल आए हुए हैं, तो क्या इसी तरह का स्पेल जो हमने लास्ट देखा था कराची में वही एक्सपेक्टेड है? नहीं देखें, फिलहाल जो कराची में समेत जो सिंध के इलाकों में जो ये स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसकी शिद्दत में जो है वो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में काफी हद तक कमी आ चुकी है। और जो 27-28 से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसमें एक तो इसकी इंटेंसिटी में भी कमी आई है, दूसरा हमें थोड़ा बहुत ये भी नजर आ रहा है कि सिस्टम में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, यानी कि ये 29-30 या सितंबर के पहली दूसरी तारीख तक भी डिले हो सकता है। तो फिलहाल कराची में मौसम जो है इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। दिन अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या शाम के औकात में ड्रिजल है, बूंदाबांदी है, कहीं थोड़े से पासिंग शावर्स हो जाते हैं। टेम्परेचर काफी हद तक जो है वो बेहतर है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये सिलसिला फिलहाल जो है वो अगले 3 से 4 दिन चलेगा ऐसे। ठीक हो गया। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि मौसम के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। खबत आपसे भी गुजारिश है, जिस तरह उन्होंने बात की तकरीबन ये 15 सितंबर तक तमाम तर मौसम के हालात इसी तरह के रह सकते हैं। आपने अपना और अपने अहले खाना का ज़रूर ख्याल रखना है इस इंटेंस वेदर में, और गैर ज़रूरी ट्रैवल भी आपने नहीं करना। यहाँ भी वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, अब पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी इख्तलाफात और बयानात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया और बानी पीटीआई इमरान खान के भांजों और अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है, जबकि शेर अफजल मरवत की जानिब से इन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से जुड़े होने के इल्ज़ामात ने मामले को मजीद संगीन बना दिया। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को भी सुनते हैं ज़रा वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी, और उन्हें अपील करने का हक है। अगर वो किसी जगह से अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इजहार करते हैं। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते जो है वो बरसाए गए हैं। PTI को चाहिए था ऊन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार कर। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली बुखारी साहब, रहनुमा PTI हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं, जो राना साहब भी बात कर रहे हैं कि अपील का हक तो आप लोगों के पास है, तो अब क्या जो इमरान खान साहब के भांजे हैं और अलीमा खान के बेटे हैं, मैं बात करी हूँ शेर शाह की और शाहरेज खान की, उनको गिरफ्तार किया गया, आपको क्या लगता है कि कोई सियासी इंतकाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यार देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक सियासी इंतकाम से भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ती जा गई हैं। ये ज़ाती इंतकाम तक चीज़ें पहुंच गई हैं कि इमरान खान साहब खुद जेल में, उनकी जोजा मोहतरमा जेल में, उनका भांजा एक जेल में, भांजा दूसरा जेल में, भांजा तीसरा जेल में, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात की भरमार। तो यार ये तो मतलब एक, मैं कहता हूँ ऐसा अमल चल रहा है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। जितना भी इसको मैं कहता हूँ कि कहा जाए कि यार इसकी ऐसा एक अमल है जिसको ऐसी एक बुनियाद रख दी गई है कि अगर ये दरख्त इसी तरह पनपता रहा, फलता फूलता रहा, तो अल्टीमेटली ये एक अजीब व गरीब किस्म का निज़ाम और एक अजीब व गरीब किस्म का एक जो है नज़ीर बनती जा रही है, जो आगे आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगी, बहुत ज़्यादा कटन भी होगी, और उसके अंदर डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया बुखारी पढ़ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर बात की जाए महमूद खान अचकज़ई साहब की या फिर सेनेटर आज़म सवाती की कौमी असम्बली और सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर जो नामजदगी हुई, उससे एक और तनाज़ा पैदा होता नजर आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि तकर्रियाँ सिर्फ इसी सूरत में आगे बढ़ेंगी अगर पार्टी रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज पार्लियामेंट से बाहर रहें। सो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जी, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि शिबली फराज साहब जो सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर हैं, और उमर अयूब खान साहब जो नेशनल असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर हैं, इनका हमने ऑल टुगेदर जो है दिफा करना है, इनको सेफ करने के लिए थ्रू आउट द पार्टी ने, और सारा जोर लगाना है अपना लीगल इक्वालिटी ने हमारी, और हम सारे लीगल फॉरम्स जितनी भी हमारी रेमेडीज हैं उनको अवेल करना है टू सेव देम। अगर खुदा न खास्ता वो सेफ नहीं होते और हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं रहता, तो फिर डेफिनेटली खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि महमूद खान साहब को नेशनल असम्बली के लिए और आदम खान स्वाति साहब को सेनेट के लिए जो है वो अपोजिशन ऑफ द लीडर्स के नाम तैनात हो गए, बशर्ते कि उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब जब उनका ऊपर किसी किस्म के भी सारी रेमेडीज अडॉप्ट करने के बाद अगर वो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, जो कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, और वो सर्वाइव करेंगे, और हम उनके साथ सारी पार्टी सारी कौम खड़ी हुई है, तो होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी मुझे एक और पॉइंट भी ये है कि अगर मैं बात करूं बैरिस्टर गौहर साहब की, जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके हवाले से उनकी जानिब से 9 मई को गलत करार देने के बयान से सियासी हलकों में ये भी तासुर पैदा हो रहा है कि शायद पीटीआई ने माजरत कर ली है या फिर वो माजरत ख्वाह है। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें इस हकायक के बरक्स करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले थे, और बानी चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया है। और इस बयान से पीटीआई में इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे फिर आपको? देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने और हमने डे फर्स्ट से एक ही स्टांस दिया था, जिसपे सेक्रेटरी जनरल साहब भी खड़े हैं, इसमें सारी पार्टी खड़ी हुई है। हाँ। हम तो ये खान साहब के बड़े पहले दिन से ही कह दिया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और हमने हर जगह पे हर फोरम में कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आए, जो लोग कर रहे हैं उनको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक केस में भी सारे आपके रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, किसी भी केस के अंदर भी कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है, और हमारी आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन भी करती है कि किसी किस्म का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो आप किस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, किस तरह आगे लेके चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो भी आपने माजरत की है, ये बात की, वो इल्ज़ाम दिया जो सुहेल बड़ाइच साहब के जरिए आया, और सुहेल बड़ाइच साहब को खुद ही उन्होंने डिनाई कर दिया DGISP है, क्योंकि तो मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि जो चीज़ एक कह रहा है दूसरा कह रहे हैं नहीं है। ऑन द अदर साइड जो है, हम तो फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक खान साहब का बड़ा सिंपल सा स्टांस है कि हमने कोई नहीं किया, हमारा से कोई। ठीक हो गया बुखारी साहब। लास्टली मुझे ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खान के बेटे रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से मुंसलिक थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। इस हकीकत, क्या ये बयान हकीकत पर मबनी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर ऐसी कोई चीज होती तो 2 साल पहले 9 मई को वो 2023 9 मई को हुआ था, और अभी अगस्त 2025 चल रहा है। 2 साल तक जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस है, ये सारी की सारी सोई रहती हैं। ये रिलेटेड स्टेट में सारी चीज़ें की जाती हैं और प्रेशराइज करने के लिए किया गया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये FIRs हैं, और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ततीमा बयानों में इनको रखा गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और ये कोई ऐसी एविडेंस होती तो 2 साल से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया जाता ना।
जब ऐसा नहीं हुआ और जब अलीमा खान एक्टिव में खान साहब की बहन है वो, और वो बाकायदगी से उनको मिलने जाती हैं, उनसे हाल अहवाल पता करना जाती हैं और वहाँ जडियाला जेल जाती हैं, तो प्रेशर पुट करने के लिए क्या गया फैमिली मेम्बर्स को, और बड़ा ये मैं समझता हूँ घनौना और घटिया किस्म के ये इस तरह के काम होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को, खातन को, उनके बच्चों को, उन सबको जो है वो इन्वॉल्व किया जाए फॉल्स केसेस के अंदर, फॉल्स सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आफ्टर बिलेटेड स्टेज पे। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि जी इसका सिर्फ सही हो गया सर, गॉट योर पॉइंट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो कुछ हाल इस वक्त चल रही है, इख्तलाफात पर मबनी हो या फिर गिरफ्तारियों से मुतल्लिक हो, उस पर आपने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम सुबह से बात कर रहे हैं कराची के हवाले से कि कराची में क्या कुछ हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चले सेगमेंट पे भी बात कर लेते हैं ना कराची से रिलेटेड। तो कराची की सियासत और शहरी मसाइल एक बार फिर से आप ये कहें कि सामने आ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को मनफी प्रोपेगेंडा कहा है और ये दावा किया है कि शहर में 300 मिलीमीटर बारिश के बावजूद हालात काबू में रहे हैं। और दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने ये इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान जमात इस्लामी की ज़ेर इंतज़ाम आप ये कहें कि मतलब आप ये कहें कि टैक्स की मद में औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए वसूल हुए हैं और इस रकम में तकरीबन 70 करोड़ 34 लाख रुपए सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च किए गए हैं। ऐसे में आवाम ये सोचने पर अब मजबूर हो गई है कि वसाइल के ज़िया और मनसूबों की ताख़ीर की जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है। क्या ये सिर्फ बल्दिया का मसला है या फिर सूबाई हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक होती है? बिल्कुल ऐसी इसी हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब क्या कहते हैं, पहले उनको सुनते हैं, फिर प्रोग्राम में अपने गेस्ट का इंट्रो करवा। ऊपर होती है कि नाले साफ हुए जब ये पानी निकला। क्या कहें ना, कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। तवक्को से ज़्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश हुई। हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OGT की मद में 1 अरब रुपए देती है। नेगेटिव बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। जी, तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने सुन लिया। हमारे साथ एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मौजूद है, जमात इस्लामी कराची के बड़े मुतारिक रहनुमा हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेयर कराची को आपने सुन लिया, नो टाउन्स को वो कहते हैं कि हम अरबों रुपए भी देते हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये जो दावा है ना कि कराची में 300 मिलीमीटर की बारिश हुई, उसके बावजूद भी हालात काबू में रहे, ये सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं या फिर आप लोग कुछ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। रहमान रहीम, देखिए बारिशें तो कराची में हमेशा होती आई हैं और इससे भी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अच्छा, ये भी बात सही है कि इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन जब एक दफ़ा हालात ख़राब हो जाते हैं तो आइंदा जो हुकूमतें होती हैं वो इसका इंतज़ाम करती हैं कि आइंदा हालात ख़राब ना हो। अब कराची में इस दफ़ा जो बारिश हुई, एक तो 300 mm बारिश नहीं हुई, बारिश मैक्सिमम 200 mm हुई है और वो भी 2-3 दिन की बारिश मिलाकर। एक दिन में जो मैक्सिमम बारिश हुई है वो 135 mm या इस तरीके से हुई है और कराची के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बारिश हुई है। देखिए बात क्या है कि इसमें अगर अपनी नाअहली को छुपाकर आप बारिश को इल्ज़ाम दें या क्लाइमेटिक चेंजेस को इल्ज़ाम दें तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। ये चीज़ ऐसी है कि आप इसमें आईने से अपना मुँह छुपाएं और फेस करने से डरें हालात को। मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब को हालात को फेस करना चाहिए, जो तकलीफ लोगों को पहुँची है उसको देखना चाहिए। देखिए कराची में बारिशें होने से पहले मैंने पूरी कराची के नालों का दौरा किया था और मैंने उसकी वीडियोस भी शेयर की थी सबके साथ, और मैंने जितने भी मुतल्लिका लोग हैं उनको भी ये बात पहुंचाई थी कि कराची के नाले साफ नहीं हुए। ये कहते हैं कि हमने 2 साल के अंदर जो नाले साफ किए हैं, एक साल 40 करोड़ रुपए खर्च किए, अगले साल 60 करोड़ रुपए खर्च किए, ये 1 अरब रुपए हो गए। 1 अरब रुपए का मतलब है कि 35 लाख रुपए पर यूनियन कमेटी, और यूनियन कमेटी में सब में नाले हैं भी नहीं। तो अगर हम 35 लाख रुपए पर यूनियन कमेटी लगा लें और वो नालों की सफाई पे लगे तो मैं कह रहा हूँ ये हैरान कुन है। मैं तो ये कहता हूँ मैं यूनियन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं नाले ऐसे साफ कर दूंगा कि उसमें आपको अपना चेहरा नजर आएगा। लेकिन इस तरीके से बिला जवाज मतलब इल्जाम तराशी करना, उन्होंने नया धंधा ये शुरू किया कि बजाय इसके कि इसको एक्सेप्ट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमात इस्लामी के चेयरमैनों पर, जमात इस्लामी के टाउन्स पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि साहब इनको हमने 27 अरब रुपए दिए हैं 2 सालों के अंदर,
और 1 अरब रुपए माहाना हम इनको देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये ज़ाहिर है कि वो एक दबाव के शिकार हैं, पार्टी के दबाव के शिकार हैं, ज़हनी तौर पर परेशान हैं, आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल है। इस पर उन्होंने सोचा कि मामले को ट्विस्ट किया जाए और एक नई चीज़ शुरू की जाए, एक नॉन इशू को इशू बनाया जाए, और उन्होंने ये कहकर एक बहस शुरू करवा दी। तो इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन बहरकैफ इस पर मैं फ़िलहाल अपनी बात को, इस मौजू को कंक्लूड कर रहा हूँ कि बारिशें अगर ये से नाले साफ़ करवा लेते, ये तमाम टाउन्स को लूप में लेते। इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, तमाम टाउन्स की, तमाम इदारों की कोई मीटिंग नहीं की, बारिश की कोई तैयारी नहीं की। इनका ख्याल एग्जैक्टली आप ठीक, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं थी और बिल्कुल वो आया है। लेकिन जमात इस्लामी कराची ने अपने ज़ेर इंतज़ाम 9 टाउन्स को मौसूल होने वाले ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स की तफसीलात भी जारी की हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 90 करोड़ 76 लाख में से 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च होने का ये इंकशाफ है, कहा जा रहा है। तो क्या ये फिर निज़ामी खराबी की निशानदेही करता है या क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये पैसे जो हैं ये OZT ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स के नाम से आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भेजती है सूबाई हुकूमत को। 1999 के अंदर जो ऑक्ट्राई सिस्टम था वो ख़त्म किया गया था और तय ये किया था फेडरल गवर्नमेंट ने कि इसके अगेंस्ट हम आपको कंपनसेटरी फंड आपको देंगे। और वो कंपनसेटरी जो भी आपको फंड मिल रहे हैं वो भी कहाँ से, कि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने जो 12.5% जो GST लगा था उसको उन्होंने बढ़ाकर 15% कर दिया था और कहा था ये जो एक्सेस अमाउंट है 2.5% का, ये हम जो है फिर तमाम सूबों को देंगे। तो वो फंड आते हैं, हर साल आते हैं और वो फिर सूबा तकसीम कर देता है। तो यही कराची के अंदर भी होता है, सूबे के पास वो पैसे आते हैं, सूबा उसको एक ख़ास रेशो से तकसीम कर देता है। अच्छा, इस पर भी एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपसे कहूँ कि इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना आज तक तश्कील दिया और ना उसका कोई अवार्ड है आज तक। तो जो भी तकसीम होती है ये इनकी मनमानी तकसीम होती है, चलिए होती है। तो वो OZT के नाम से जो फंड्स आते हैं वो टाउन्स को जाते हैं। वो जो OZT का नोटिफिकेशन होता है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये फंड जो है ये तनख्वाहों के लिए हैं, ये पेंशन के लिए हैं, ये प्रोविडेंट फंड के लिए हैं, ये मेडिकल अलाउंसेस के लिए, इसके लिए होते हैं। तो ये फंड बाद जगह तो कुछ दिन पहले तक इतने कमा रहे थे कि टाउन जो अपने रिसोर्सेज से पैसे जमा करता था उन पैसों से तनख्वाहों की अदायगी करनी पड़ रही थी। अब जो पैसा OZT का आता है वो लमसम मुलाजिमों के ऊपर ही खर्च हो जाता है। जैसा कि जमात इस्लामी ने हिसाब पेश किया कि तमाम पैसे खर्च करने के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो भी मेडिकल अलाउंसेस पर, पेंशन्स के ऊपर या दीगर चीज़ों पे चले जाते हैं। अभी सूबाई हुकूमत ने एक नया हुक्म जारी किया है कि जी 20% जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसका अलग अकाउंट खोलें और वो पेंशन अकाउंट होगा। तो 20% पैसे मजीद ही वहाँ चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि OZT के नाम से कोई तरक्याती फंड नहीं आता और ये सिंध के 45 टाउन्स को जाते हैं। ठीक हो गया सर, गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताइएगा कि हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर वसाइल हड़पने और नाअहली के इल्ज़ामात तो लगाते हैं, लेकिन अब देखिए अवाम के साथ भी तो मजाक हो रहा है। अवाम किस पे एतमाद करें सर? देखिए, इल्ज़ामात की बात तो ये है ना कि एक के पास एक हाथ है जिसके पास पैसा है, जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास इख्तियारात हैं। अगर वो पैसा खर्च होता नज़र नहीं आएगा, अगर वो इख्तियारात इस्तेमाल होते नज़र नहीं आएंगे तो इल्ज़ाम तो उसी पे लगेगा ना। जिसका जो काम है आप उसी से मालूम करेंगे ना। सिंध हुकूमत पूरा बजट लेके बैठती है 3,500 अरब रुपए का, उसकी कहीं भी आपको यूटिलाइजेशन नज़र नहीं आती, उसके काम होते नज़र नहीं आते। KMC जो है वो तमाम इख्तियारात लेके बैठी हुई है और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर KMC है, पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। देखिए, जब काम होते नज़र नहीं आएंगे, जब ये लोग तंग करेंगे, जमात इस्लामी और PTI जो हमारी इत्तेहादी हैं, हमारी 100 यूनियन कमेटीज़ हैं, आज तक 2 साल गुजरने के बावजूद एक पैसे का काम, एक पैसा मैं आपको कह रहा हूँ, एक पैसे का इन्होंने डेवलपमेंट का काम हमारे कहने पर नहीं कराया। तो क्या ये 100 यूनियन कमेटीज़ कराची का हिस्सा नहीं है? जब ये 100 यूनियन कमेटीज़ खराब नजर आएंगी, बर्बाद नजर आएंगी, तो कराची भी बर्बाद नजर आएगा। बाकी जो यूनियन कमेटीज हैं पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनके अंदर भी लेकिन काम जिस तरह हो रहा है, इतनी करप्शन है, 80% पैसा करप्शन में ज़ाया हो रहा है। जो सड़कें बन जाती हैं, जहांगीर रोड 5वीं मरतबा बनी है, आप देखिए नाता खान का ब्रिज जो है 10वीं मरतबा इसकी मरम्मत हो रही है। तो मतलब कोई सेंस बनती है। शाहराह भुट्टो बनी, वो ख़राब हो गई। हब कैनाल का हम चीख के थक गए कि हब कैनाल सही नहीं बनी, हब कैनाल पूरी नहीं बनी, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से उसका इफ्तिताह करा दिया।
आज वाटर बोर्ड का ऐलान जारी हुआ है आज कि जी हब कैनाल को शदीद नुकसान पहुंचा है जगह जगह से बारिशों से। आप मुझे बताइए, जो नहर बनी ही पानी को चलाने के लिए है, वो नहर बारिशों से उसमें नुकसान हो गया और कहा जी अब 100 MGD के बजाय उसमें 40 MGD पानी चल रहा है और 60 MGD पानी जो है कम हो गया है। तो जिस नहर का मैंने खुद वहां जाकर उसकी वीडियोस बनाई और कौम को दिखाया कि देखें ये नहर टेस्टिंग के बिल्कुल दौरान आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिएगा सर कि अब जो बारिश के बाद हम देख रहे हैं, हमेशा ही ऐसे होता है, हर साल ऐसे होता है कि बारिश के बाद जो शहर डूब जाता है, इससे फिर क्या सिर्फ हम मकामी हुकूमत को ही उसको जिम्मेदार ठहराएं या फिर सूबाई हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? 100% सूबाई हुकूमत की नाकामी क्यों नहीं है? सूबाई हुकूमत सारा पैसा लेके बैठी हुई है, सारा बजट लेके बैठी हुई है और तो एक ही पार्टी की केएमसी है ना, एक ही पार्टी की सिंध हुकूमत है। दोनों पार्टियां, मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध हुकूमत के भी तर्जुमान है, मुर्तज़ा वहाब साहब बिलावल भुट्टो के भी स्पोक्स पर्सन है। तो भाई अब तो सब एक है ना, तो आप सिंध हुकूमत को कैसे नहीं इल्जाम देंगे? सूबाई वजीर बल्दियात के मातहत केएमसी भी आती है, वाटर बोर्ड भी आता है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, सारे इदारे आते हैं ना। इन्हीं के चेयरमैन अपने मुर्तज़ा वहाब साहब भी हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो सिंध हुकूमत के तहत आता है। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं कराची रीजन के, और वो सूबाई हुकूमत के तहत आता है। तो जो भी मसाइल हैं उसमें सिंध हुकूमत बराबर की शरीक है। सिंध हुकूमत सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसके बजाय कराची के लोगों का मुंह छुड़ा रहे हैं। आप जाके किसी साफ सुथरी जगह पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ वीडियो बनवाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने देखा कि वो साफ सुथरे जूते चमकते हुए पहनकर और बिल्कुल नई पैंट शर्ट पहनकर 5 फुट ऊंची गाड़ी से उतरे और एक सड़क जो साफ सुथरी थी उसके किनारे एक नाली पर खड़े हुए, और वो वीडियो उन्होंने उस दिन शेयर की जिस दिन पूरा कराची डूबा हुआ था। सईद गनी साहब जो वजीर बल्दियात हैं कह रहे थे कि 14वीं की रात को अगर बारिश होगी तो पानी समंदर नहीं लेगा, लेकिन 14वीं की रात को तो बारिश नहीं हुई। बारिश तो 24वीं की रात को हुई, फिर भी पानी नहीं आई। तो ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी 14वीं की रात और फिर वो 40 मिलीमीटर बारिश होगी तो हमारे नाले कटर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखिए अजीब किस्म के भोटे जवाबात हैं आपके। आप 17 साल से सूबाई हुकूमत के अंदर हैं, अब आपने केएमसी भी ले ली। इस दरमियान भी 17 साल में एक दफा इनका एमक्यूएम का मेयर आया था, उसने बेशक जितनी भी नाअहली का मुजाहरा किया, लेकिन बाकी तो सारा वक्त आपके पास केएमसी रही है ना, सारी डीएमसी आपके पास रही है, सूबाई हुकूमत के पास रही है। उसके बाद भी अगर आप काम ना कर सकें और कोई नए नित नए बहाने तराशें, कभी क्लाइमेटिक चेंज की बात करें, कभी आप कोई और बात करें, तो इससे मसला नहीं हल हुआ। कराची में क्लाइमेटिक चेंज का असर नहीं था, कराची में उस तरह बारिशें नहीं हुई, कराची में कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, कराची में नॉर्मल बारिश हुई है जो आमतौर से हर 1-2 साल 3 साल बाद होती है। उस बारिश में आपने तैयारी की थी, आपको साफ इस बात को मानना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और ठीक हो गया सर, गॉट योर पॉइंट। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मौजूद थे, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, जो कि कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त जो नोक जोक चल रही है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उस हवाले से भी उन्होंने सैरासल गुफ्तगू की। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि वज़न कम किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि हर हफ्ते हम इस तरह का टॉपिक ज़रूर रखते हैं ताकि जिन लोगों की शिकायत होती हैं वो दूर हो जाए। वज़न कम करना आज के दौर का सबसे ज़्यादा, पी लो तो कम हो जाएगा आपका वज़न। और कुछ समझते हैं कि शायद आप सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लेंगे या फिर इस तरह की क्रैश डाइट ले लेंगे तो वो आपकी कामयाबी का राज है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वज़न कम करने का अमल सिर्फ भूखा रहने या फिर आप ये कह लें कि कोई जादुई नुस्खे आजमाने से नहीं होता, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और सब्र का खेल होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम अपना वज़न किस तरह से उसूलों के मुताबिक कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे साथ जो मेहमान, इनको आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं वज़न के हवाले से, और आप उसको अगर कम करना चाहते हैं तो किस प्लान के तहत आप उसको कम करें। इन 2 नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जो इन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि रात का खाना छोड़ने से या फिर दिन का नाश्ता छोड़ने से पता नहीं किस तरह की बातें हमारे माशरे में राइज हैं इस वक्त।
आपका वज़न कम होता है। सो क्या आप ये समझती हैं कि रात का खाना छोड़ देने से ऐसा होता है या सुबह का नाश्ता छोड़ देने से? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत बात बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसे एक मिथ है। जब आप खाना छोड़ देते हैं, मोस्टली यही देखा जाता है कि आप खाना नहीं खाएंगे, वज़न कम हो जाएगा, या जो ये कहेगा ना कि मैंने वेट लॉस स्टार्ट करना है, वो सबसे पहले खाना ही खाना ही बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप खाना बंद करते हैं ना, तो या एक टाइम का स्किप भी कर देते हैं, तब उससे क्या होता है कि आपका वज़न बढ़ता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खाना छोड़ना एक अच्छी आदत नहीं है। आप खाना कम खाएं और जो टाइम है, जो भी मील है, उसको स्किप ना करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इससे वज़न कम नहीं होता, बजाय ये कि आपकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में इंक्रीज़ होगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेथार्जिक भी फील करेंगे, तो ये बेनिफिट से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस का सबब बनता है। एंड हाउ डू यू डिज़ाइन डाइट प्लान फॉर उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ के हैं या फिर जिनको दिल की कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए किस तरह का आप प्लान करते हैं? एक तो ये कि पहले उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, पहले पता चले कि वो किस बॉर्डर लाइन पे उनकी डायबिटीज़ है, या किडनी का उनको क्या इशू आ या फिर हार्ट का उनको क्या इशू आ रहा है, तो उस हवाले से। अब कुछ होते हैं कि जिनकी मतलब डायबिटीज़ ऐसे होती है कि जो डाइट से क्योर हो जाती है, और कुछ होते हैं जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनके लिए भी डाइट वही होती है, और जो मतलब डाइट के ज़रिए से कर रहे होते हैं उनके लिए भी सेम होती है। लेकिन ये होती है कि जो सिर्फ डाइट पे हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए इंसुलिन भी लाजमी चाहिए होती है, और बाकी डाइट भी। बाकी डाइट में ये चीज़ें की जाती हैं कि बाकी जो ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे उनको फुलनेस की फीलिंग रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है। अब जब भी खाना खाएंगे तो उनका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा। तो एक तो पहले ही शुगर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, फिर और ज़्यादा खाना वो बार बार खाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें डाइट में की जाती हैं जो कि उनको ज़्यादा देर तक एक फुल रखें। जैसे कि उनके खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो फाइबर रिच हों। जैसे कि सुबह नाश्ते में हम उनको जौ का दलिया लाजमी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे एक तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वीक भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे ये होता है कि उनको स्ट्रेंथ भी मिलती है, दूसरा ये कि फीलिंग ऑफ फुलनेस भी। अब उसके अंदर नट्स ऐड कर डॉक्टर साहब, हमारे आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, सिद्रा साहिबा फ्रॉम लाहौर। सिद्रा, अपना सवाल कीजिएगा। सिद्रा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन यूज़ करती हूँ, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं आप? सिद्रा, आप अच्छा, सिद्रा के साथ हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है जी। अच्छा, ये जो है ना, वेट लूज़ करने के लिए हम टैबलेट्स खाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, आप आज थोड़ा सा पब्लिक को ये भी बता दें कि वज़न अगर आपने कम करना है तो कौन कौन से राइट वेज हैं जिनके मुताबिक हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, ये जो मेडिसिन वगैरह, इसका कोई उस तक फ़ायदा नहीं है जब तक ये डाइट आप नहीं करते। अगर आप डाइट में वही मिठाइयाँ और पराठे और सब चीज़ें ले रहे हैं तो उससे मेडिसिन तो उस पर कोई काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी भूख को सप्रेस करती हैं, कुछ इस तरह के इंजेक्शंस हैं जो कि भूख को सप्रेस करते हैं, उसमें होता है आपको भूख नहीं लगती। वो कुछ हद तक बेहतर भी हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है अगर आप डाइट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप इसकी तरफ जाएँ। ये आपको एक सस्टेनेबिलिटी देते हैं। वो आपको वक्ती थोड़ा सा आपका वज़न शायद कम हो जाए उससे, लेकिन वो % टू % वैरी करता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके ऐसे नहीं हैं, लेकिन यह है कि इसको अवॉइड किया जाए। अगर आप मतलब अच्छी डाइट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी ईटिंग की तरफ मेरा ये है कि उसकी तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। सही। तो अक्सर हमने देखा है आजकल, मतलब ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया की टिप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूँगी। अली कराची से हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अली, अपना सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं जिम भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं और मैं डाइट पे भी थोड़ा सा मतलब फोकस कर रहा हूँ, लेकिन वेट लूज नहीं हो पा रहा सही तरीके से। सही, आप जिम भी कर रहे हैं लेकिन आपका वेट कम नहीं हो रहा? जी सही हो गया। और डाइट किस तरह की कर रहे हैं आप? डाइट मतलब थोड़ा सा खाने में मतलब थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है और ऑयली चीज़ें कम कर दी हैं, फ्राइड चीज़ें कम कर दी हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब, खाने में उन्होंने डाइट भी बैलेंस कर ली है,
इसके अलावा वो Deep fry चीज़ें भी कह खत्म रहे कर थे दी कि उन्होंने। वो जिम भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं कर साहब। रहे हैं तो अब उसकी ये वजह हो सकता है कोई उनको डिजीज़ हो जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा हो या वेट कम ना हो रहा हो, कोई थायराइड का इशू हो सकता है, ये एक वजह हो सकती है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट फॉलो कर देते हैं, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग, मतलब कुछ भी रोटी चावल ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर वज़न कम नहीं हो रहा होता, बाज़ों का स्ट्रक हो जाता है, आपने ये भी देखा होगा। exactly. बिल्कुल। और ये भी वजह हो सकती है। दूसरा पानी कम पीते हैं, ये भी है। जिम भी करें लेकिन एक प्रॉपर एक कंसल्टेंट से अपने आप पहले इवैल्यूएशन करवाएं, अपने टेस्ट वगैरह, वो अगर आपको कोई मतलब डिजीज़ नहीं है, फिर वो आपकी जो बॉडी की नीड है उसके हिसाब से आपको मतलब डाइट वो बना के देते हैं। क्योंकि खुद से मतलब जैसे आप मीडिया की अभी बात कर रही थी, उसमें ये होता है कि मतलब वो उस बंदे के हिसाब से वो सूट कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो चीज़ सूट नहीं करती, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और है लेकिन उनकी कोई और है। लेकिन जब हम वो किसी और को देख के करते हैं, वो हमारी बॉडी का वो अच्छा, उसी के अक्सर response हमने नहीं ये भी आता। देखा है हफ्सा कि कुछ खवातीन इस तरह से होती हैं जिनका मतलब घरेलू काम तो वो करती हैं लेकिन उसके बाद बस फ्री हैं, कोई बाहर आना जाना उस तरह से नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो मोटापा वैसे भी आ जाता है। तो उनके हवाले से जो घरेलू खवातीन है, क्या डाइट होनी चाहिए डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पर ये है कि कोई फैंसी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर में जो डाइट में जो आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं, बस उसमें कुछ तब्दीलियां कर लें। एक तो ये कि सुबह जब आप उठें, ल्यूक वार्म वाटर आप कर लें, नीम गर्म पानी कर लें, आप चाहे तो उसके अंदर सिनेमन शामिल कर लें। अब सिनेमन में क्या होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देती। तो वो उसको जब भी आप कुछ खाते हैं तो एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक किया, उससे वेट गेन होना शुरू हो गया। तो जब ये सुबह ले लेते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है, आपकी जो भूख है उसको भी सप्रेस करती है, बाकी फीलिंग और फुलनेस भी देती है, मतलब वेट लॉस में ये हेल्प करती है। उससे सुबह स्टार्ट कर लें। उसके बाद इसमें भी अब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ सिनेमन है, क्यूमन सीड, जीरा पानी और काफ़ी। हमारे साथ सबा हैं फैसलाबाद से। सबा, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ये सवाल है कि अगर वेट लूज करना हो तो उसके लिए क्या मुझे खाने की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए या मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए? तो प्लीज़ इस बारे में बता दीजिएगा। जी, ठीक हो गया। खाने की क्वांटिटी कम कीजिए, कर ली जाए या फिर जिम ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ जाया जाए? क्वांटिटी कम करना ज़्यादा बेहतर है, पोर्शन कंट्रोल। एक्सरसाइज ये है कि अगर दोनों चीज़ें मिल के कर लें तो ज़्यादा बेहतर एडवांटेज होंगे। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज इतनी दिल नहीं करता जाने का या जिम जाने का टाइम नहीं है, तो ये है कि पोर्शन कंट्रोल पे आप काम कर लें। अच्छा, जो खवातीन घर में भी तो कुछ खवातीन डाइट करती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, यानी कि वो करने के बाद आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। यूट्यूब पे 1000 एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, आप वो तकरीबन 5-10 मिनट तो करें। अब एकदम से एक बंदा जो एक्सरसाइज करता ही ना, उसको कहें हम कि 1 घंटा एक्सरसाइज करो या 2 घंटे जिम करो, तो उसके लिए वो मुश्किल होगा। बजाय ये कि वो आप स्मॉल टारगेट अपना सेट कर लें कि मैं रोज़ाना की बेस पे 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा या 10 मिनट। अब ये करना शुरू कर देते हैं, फिर एकदम से फिर 15 मिनट पे ले जाएं, फिर 20 मिनट पे ले जाएं, करते करते आप कम से कम 30-40 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करें। ये ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो सेहत तो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, तो इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम भी, डाइट को भी। फिर उसके बाद ये है कि नाश्ता करें। नाश्ते में पराठा वगैरह का जैसे बहुत ट्रेंड ये है कि पराठा और अंडा पराठा तो उसको अवॉइड करें। यह है खुश रोटी ले लें, उसके साथ आप अंडा ले लें। और ये है कि बहुत ज़्यादा तेल डाल के नहीं, उससे बिल्कुल वो तैर रहा होता है उसके ऊपर ऑयल अंडे के ऊपर, उसको अवॉइड करें। जाइए कि आप नॉन स्टिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसमें आप ऑयल स्प्रे करके कर लें, कम से कम क्वांटिटी में ऑयल जाए। उसके बाद ये है कि किसी दिन आप जैसे जौ का दलिया ले लिया, किसी दिन आप ब्राउन ब्रेड के साथ बॉयल। एग्जैक्टली। सद्दाम लाहौर से डॉक्टर साहिबा एक कॉलर हैं। जी सद्दाम, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि ये जो वेट बढ़ रहा है, अभी तो पहले मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अभी इतनी जल्दी वेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वेट बढ़ रहा है, वेट जल्दी से बढ़ा है इनका, बहुत जल्दी से वेट बढ़ रहा है, तेजी से। आपने इस्तेमाल क्या किया था? अच्छा, कुछ वो नाम ले रहे थे, कुछ इस्तेमाल भी किया उन्होंने शायद, तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई मेडिसिन का नाम लिया उन्होंने। मेडिसिन का उन्होंने नाम लिया। लेकिन जिस तरह अफजा आपने बताया कि बैलेंस डाइट बिल्कुल ही लेनी चाहिए आपको। और यह है कि किसी पहले कोई मुझे हो सकता है कोई डिजीज़ हो इनको जो मुझे लग रहा है, बाज़ उससे भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। बाकी ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करें। अब जैसे कि पहले ये सिस्टम होता था, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बच्चों ने स्कूल जाना होता है साइकिल के थ्रू। अब होता है कि हम पिक एंड ड्रॉप
बिल्कुल घर के पास हमें 2 कदम भी ठीक ना हो गया। चलना पड़े, तो वो इस वजह से ठीक हो अच्छा गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, आप पे आई और आपने मेरे ख्याल बैलेंस डाइट और इस तमाम तरह हाँ, हवाले से बैलेंस डाइट के हवाले से बताया कि आपने अपनी अगर क्वांटिटी कम करनी है खाने की तो डाइट भी आपने बैलेंस रखनी है। तो तमाम तर चीज़ें जब आप बैलेंस करके चलते हैं तो फिर आपका जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मज़ेदार सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैं पहले कह कर गई थी कि बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट होने वाला है, तो अब हम उस सेगमेंट में आ गए हैं क्योंकि आज उर्दू अदब की बेमिसाल शायर अहमद फराज की बरसी मनाई जा रही है। 17 आज उनकी बरसी है, 70वीं। और अहमद फराज का फितरी मिलान अदब व शायरी की तरफ था। फराज ने कभी इश्क, कभी इनकलाब, कभी दोस्ती तो कभी माजी के हालात अपनी शायरी में बयान किए। और अहमद फराज साहब आम तौर पर जो है रोमानवी शायर के तौर पर आवाम में मकबूल हैं और उनकी मशहूर ज़माना गज़ल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आमो ख़ास की ज़बान ज़द-ए-आम है। और उनका ये फेमस जो शेर है, आज हम भी उसको अपने इस सेगमेंट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। बिल्कुल ऐसी ही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तो भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। ख़वातीन औज़ात, अहमद फराज के हवाले से बात करने के लिए एक बड़ी नामी गरामी शख्सियत मौजूद हैं। प्रोफेसर शाहिर इलाही साहब एसोसिएट प्रोफेसर है HSC के हेल्थ सर्विसेज अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके बुलाने का शुक्रिया। जिस तरह अहमद फराज के हवाले से बात की तो मुझे अहमद फराज का वो ज़माना याद आ गया जब नया मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुआ तो हर शेर के पीछे हम फराज लगा देते थे। और फराज का हमने मजाक भी उस ज़माने में बड़ा उड़ाया। लेकिन जब फराज को हम पढ़ते हैं तो जिस तरह गज़ल ने कहा कि इनकलाब भी नज़र आता है, रोमानवियत भी नज़र आती है, फ़लसफ़ा भी नज़र आता है। अहमद फराज की शायरी को आप किस तरह से देखते हैं? सैयद अहमद शाह साहब, बल्कि अहमद शाह साहब कोहाटी, और अपने कॉलेज के ज़माने में मारूफ थे अपने तखल्लुस शरर से। तो शरर में जो शर्रार होता है वैसी ही आपकी शायरी थी। उसमें रोमानवियत थी, भड़कीलापन था, उसके अंदर चोट थी, फप्तियाँ थीं। लेकिन फिर फैज़ की निगाह से, नून मीम राशिद के असर से आपने फराज अपना तखल्लुस किया और ये ऐसा तखल्लुस आपका मशहूर और मकबूल हुआ। वो मशहूर और मकबूल होना जो आज आम मानों में ना है। आज की जो शोहरत और मकबूलियत है वो उस ज़माने की शोहरत और मकबूलियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अहमद फराज साहब के बारे में एक किस्सा रिवायत किया है अख्तर उस्मान साहब ने, बहुत पते के और बहुत ज़बरदस्त आदमी अख्तर उस्मान साहब। वो कहते हैं कि टेक्सला या वाह में तशरीफ़ फरमा थे तो एक लड़का, एक नौजवान उनके पास कोई गज़ल लेकर आया। हमारे वाली गज़ल थी या कोई और? हाँ, वो कोई उन्होंने अपनी गज़ल तराशी थी। और अहमद फराज में ये सलाहियत थी कि वो गज़ल तराश भी दिया करते थे। वो एक तखय्युलाती महबूब को तराश लिया करते थे। तो जैसे ये गज़ल है तो उन्होंने भी बहुत सारे गज़ाल पैदा किए। तो कहने लगे कि वो नौजवान जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जो गज़ल पेश की तो वो बेबहर थी, उसमें वज़न ना था, लेकिन बतौर रदीफ़ हर मिसरे में फराज था। तो उन्होंने कहा मियाँ गज़ल तो आपकी है, तो बतौर रदीफ़ हर मिसरे में फराज। कहने लगे गज़ल में फराज ना हो तो गज़ल मुकम्मल नहीं होती। वाह वाह, ये आपकी कबूलियत आम्मा, आपका शोहरा था। तो अहमद फराज साहब की शोहरत से अगर हट कर बात करें, वो अशार जो भी आपने पढ़े कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वगैरह वगैरह, तो आपकी जो समाजी और रोमानवी शख्सियत है, लेकिन आपका जो मुज़ाहमती पहलू है, जो इनकलाबी पहलू है, जो रोमांस और रेजिस्टेंस का हसीन इम्तिजाज आप पैदा करते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह से आपकी शायरी के वो पहलू दब गए। अमूमन ऐसा होता है कि जो शोहरत या कबूल आम जो चीज़ हो जाती है, मकबूलियत पा जाती है, वो फिर उस शख्सियत के बड़े पहलुओं को ढांप देती है। तो अहमद फराज साहब के साथ ही हुआ। असल में तो आप सैयद मोहम्मद शाह बर्क के साहबजादे हैं, तो उनकी शख्सियत का असर आप पर था, फारसी का असर आप पर बहुत ज़्यादा था, फैज़ अहमद फैज़ का असर यानी अपने मुआसरीन का, नून मीम राशिद का असर था, जॉन,
शकीब जलाली, अब ये कितने कदावर नाम हैं जो आपके इर्द गिर्द, नासिर काज़मी, छोटी बहर का लाजवाब शायर, ये तमाम लोगों में अगर अहमद फराज नकूश या दीगर अवार्ड्स विन कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि अहमद फराज के कलम के अंदर वो सलाहियत, वो फरासत, वो फसाहत, वो बलागत, वो जौलानी, वो तौलानी मौजूद थी, जिसकी वजह से उनको मेरिट के ऊपर कबूलियत आम्मा का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन अहमद फराज की बात अगर हम यूं कहें, आज क्योंकि शायरी से मुत्तसिल है उनकी बरसी, बात कहने की अदा होती है, निकते गुल भी सदा होती है, निकते गुल भी सदा होती है। तो ये जो चमन उर्दू है उसमें फैज़ के बाद वाक़तन एक बड़ा नाम पैदा हुआ जिसने गज़ल के अंदर हुक्मरानी की, एक नया एस्थेटिक्स का रंग पहनाया है। वो जैसे पीएस शैले ने कहा है ना कि अ पोएट इज एन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ अ सोसाइटी। ना तस्लीम शुदा कानूनदान होता है मुआशरे का या दुनिया का शायर। तो अहमद फराज के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद थी कि उन्होंने सोशल कमेंट्री की है, कोई सानेहा, कोई वाकया, और शुरू कीजिए कहां से, फॉल ऑफ ढाका, भुट्टो दौर, जिया दौर, और आज तक उनके कलम को, जो खुद वो कहते हैं कि अब इसको कोई जंजीर न डाल सका, बिल्कुल उसको पाबंदे सलासिल भी किया, जिला वतन भी किया, लेकिन उनके कलम के अंदर जो रोमानवी पहलू के अंदर इम्तिजाज मज़ाहिमत दाखिल हुआ है, उसने उनको जो शर्फ और जो कबूलियत आम्मा का मर्तबा दिया, वो तकरीबन किसी शायर को उनके हम असरों में नसीब नहीं हुआ। अहमद फराज साहब अपनी शख्सियत की उठान से, अपनी तबीयत के मेलानो ज़ौक़ से, अपने लफ्ज़ों के इंतखाब से, और बिलखुसूस फ़ारसी में गुंदे होने के बायस ऐसी तरकीब पैदा कर लिया करते थे जो असर ज़्यादा पैदा करती थी, समझ आए या ना आए। हाँ। तो अहमद फराज साहब जा बजा ऐसे लोगों में घिरे हुए थे जो बड़ी आवाज़ पैदा करते। अब मिसाल के तौर पे फैज़, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, या मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ हुक्म फिर से सादिर, कि वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएं, करे रुख नगर का कि सुराग कोई पाए। या नीचे जाके वो कहते हैं कि तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। और नून मीम राशिद, अंधा कबाड़ी, या बड़े बड़े उनके अशार थे, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, या जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हैं, आदमी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, और आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, हरूफ और मानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वाबस्ता आदमी के दामन से, जिंदगी है वाबस्ता उससे तुम नहीं डरते। इस सब नासिर काज़मी, नून मीम राशिद, फैज़ के दौर में एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि शैले का सहर, कीट्स का दुख, बायरन की धज, इन काफराने इश्क की निस्बत से रात दिन। अब ये जो असलूब और अंदाज है, और कसीरुल मुतालिया आदमी, बाहर भी जाता है, दुनिया देखता है, ज़ेरो बम देखता है, उसके अपने नशीस्त व बर्खास्त बड़े मुख्तलिफ हैं मुआसरीन में, खुश लिबासी, खुश अतवारी, खुश अखलाकी, खुश कदमी, और कलम को बेचा नहीं, हर आमिर जाबिर के खिलाफ उठाया, हत्ता कि जब आपको अवार्ड भी दिया गया तो आपने अवार्ड वापस किया। तो आपकी शख्सियत पर बड़े गहरे गहरे असरात हैं, लेकिन असर होने के बावजूद अपना रंग निकाल लेना, ये अहमद फराज की बहुत बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ी शान है। बिल्कुल। तो सैयद अहमद शाह साहब, जो अहमद फराज के नाम से ही फिर मशहूर रहे, उन्होंने अपनी इज्जत सादात, जो वो खुद फरमाते हैं, मैं यहाँ लिख कर भी लाया था आपके लिए, अब तो हम घर से निकलते हैं तो रख देते हैं ताक पर इज्जत सादात भी दस्तार के साथ। अहमद फराज ही रहे, और फिर आखिरी दम तक आपने वो मार्का सर कर लिया जो घर में बाहर इर्द गिर्द उन पर हमलावर था। बिल्कुल। कि तुम सैयद अहमद शाह हो, उनके वालिद उनको पुकारा करते थे अहमद शाह, और आप अहमद फराज कहलवाने पर बहुत खुश होते थे। तो आपके कतबे पर आज तक अहमद फराज ही लिखा हुआ है। तो फराज का नाम और गजल
अब जदीद दौर में जुदा नहीं की जा सकती। एक मैं बात तालीम व तदरीस के तौर पर अर्ज कर दूं, अहमद फराज की शख्सियत का जो रोमानवी पहलू है और फिर जो इनकलाबी पहलू है, उसमें रोमानवियत में निसाइयत को सिर्फ रोमानवियत समझ लिया गया है। ये जो निसाई पहलू पर शायरी है, ये इस दौर में शायरी के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, अख्तर उस्मान जैसे कबील के लोगों को निकाल कर, तो उन्होंने अहमद फराज की शायरी के रोमानवी पहलू को पूरी शायरी समझ लिया। हालांकि जो आपका इनकिलाबी रंग है, मुजाहमती रंग है, सोशल कमेंट करने की सलाहियत है, जैसे आई ए रिचर्ड्स कहता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पोएम इज नथिंग, इट इज आल्सो एक्चुअली क्रिएटिंग अ पोएम। एग्जैक्टली। तो ये जो नज़म पढ़ना, गज़ल पढ़ना और इस नज़म और गज़ल को पढ़ के उस तख़य्युल और तख्लीक का हिस्सा बन जाना, ये अहमद फराज ने हमें दिया है। और जिस दौर में हम बड़े हुए हैं, अहमद फराज के बगैर कोई चारा ना था कि अपने दुख को पैराहन, बिल्कुल ऐसे ही, और अपने हुस्न को या अपने महबूब को क्या पेश करें। अहमद फराज का मिसरा बड़ा कीमती था इस मामले में। बिल्कुल, जिस तरह से शाहिद साहब आपने फरमाया ना कि फराज साहब की शायरी में मोहब्बत भी थी, जुदाई भी थी, साथ साथ फिर आपने जिक्र किया रोमानियत का भी, फिर इनकलाबी शायर भी थे, फिर जिस तरह से उनकी जिन्होंने बहुत सी उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जिला वतन भी किया गया उनको। आज के दौर की जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया, हम कहाँ खड़े हैं शायरी को लेके, नौजवान नस्ल? शायरी तो कुजा, लफ्ज़ों का इंतखाब देखिए, फसीहुल लिसानी देखिए। मुझे मालूम नहीं कि इस लुगत में लुगत आफरीनी कितनी बची, लुगत में वुसअत और कशाइश कितनी बाकी है। जब किसी तहजीब का लोगो सेंट्रिक एलिमेंट जवाल या हालत मुर्दनी में चला जाए, तो अहमद फराज साहब की शायरी क्या, फैज़ की शायरी क्या, इकबाल क्या, मीर गालिब क्या, फिर कोई भी समझ नहीं आएंगे। हम शायरी से तो दूर रोजमर्रा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्फाज के अंदर जो सौती आहंग है, उसमें जो तस्वीर बनने की सलाहियत है, उसके अंदर जो मानी की सलाहियत मौजूद है, उसको हमने बिल्कुल आम सतह पे लाकर खड़ा कर दिया है। वो किसी ने कहा था ना कि पहले लफ्ज को लिखना सीखो, फिर चाहे तकदीर लिखो। जबरदस्त। वो लफ्ज के साथ जो जुड़वा भाई का ताल्लुक होता था, लफ्ज के साथ जो एक गहरा रिश्ता होता था, वो टूट गया। ये शायर करते क्या, इनका एहसान अजीम क्या है? जैसे कहा था ना गार्सिया लोरका ने, शायरी ड्वेंडी होनी चाहिए, यानी वजद आवर, यानी कि आपके वजूद को स्टेट ऑफ आईएमनेस और कॉन्सेप्ट ऑफ आईएमनेस से जुदा करती चली जाए। तो ये जो शायर होते हैं, ये हमें लफ्ज़ों में नए मानी पैदा करके दिखाते हैं। पुराने मानी जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतरू को मुअत्तल पड़े होते हैं, कभी उनको हाथ लगा के जिंदा कर देते हैं। ये होता कैसे है? ये मुशाहिदे के लोग होते हैं, तजर्बे के लोग होते हैं, हसास लोग होते हैं। अब हम शायरी को भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे खाना खाते हैं, लिबास तब्दील करते हैं, इसलिए शायरी असर पैदा नहीं करती। तो अहमद फराज का ये एहसान, या अहमद फराज के मुआसरीन का या बड़े लोगों का ये एहसान है कि शायरी क्या, पूरी ज़बानदानी। बिल्कुल ऐसे ही है, इसको बदल के रखना। शहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब भी आप आते हैं तो हमें बोलने का मौका कम मिलता है, और अगर वक्त होता तो मैं अहमद फराज की एक बात पेश किए चले जाता। जी प्लीज। जी जी। वो मैं लिख कर लाया था, आप देखें, कसीदा लिखने में एक नई जौदत, जिद्दत पैदा की। यानी उर्दू अदब में कसीदा तकरीबन हालत मुर्दनी में चला गया था। बिल्कुल। वो शाम क्या थी जब उसने बड़ी मोहब्बत से कहा कि तूने ये सोचा भी है कभी अहमद, वाह, खुदा ने कितनी तुझे नेमतें अता की हैं, वो बख्शिशे के हैं बालातर अज शमारो अदद। ये खालो खद, ये वजाहत, ये तंदुरुस्त बदन, गरजती गूंजती आवाज उस्तवार जसद। वाह, क्या बात। ये जो कसीदा लिखने का अंदाज है उर्दू अदब में, ये अहमद फराज की देन है, एंड वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने हमें माजी के झरोखों में आप लेके गए। प्रोफेसर शाहिर इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने। अल्लाह हाफ़िज़।